दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। हमले में 25 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जारी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने दिल्ली धमाके की जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली समेत देश भर में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। उधर हरियाणा के जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उसे चला रहा आरोपी डॉक्टर उमर है, जो पुलवामा का रहने वाला था। आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है। पुलवामा से उसके परिवार को हिरासत में लिया गया। आरोपी का परिवार के डीएनए के साथ उसका मिलान किया जाएगा। उधर सूत्र बता रहे हैं कि लाल किले में धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच रिपोर्ट भी आ गई है और फरीदाबाद से मिले विस्फोटक से मैच कर गई है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक और दिल्ली धमाके की तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के साथ जुड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके ठीक बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अब कई चीज़ें मैच होती हुई दिख रही हैं। जो ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट था, वो उसी कंसाइनमेंट का हिस्सा था जो फरीदाबाद में जब्त किया गया। फरीदाबाद में करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया, करीब 3000 किलो, यानी 2900 किलो से ज्यादा का। और ये जो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट था, ये उसी का हिस्सा। देश के सवाल की बात कर लेते हैं। इस घटनाक्रम के बाद क्या सवाल खड़े होते हैं? क्या दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी साजिश ही है? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का इस धमाके में कोई हाथ है? पाकिस्तान ने दिल्ली में धमाका कर भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए उकसाया है। क्या फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक और दिल्ली धमाके में कोई संबंध है? जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि ये दोनों रिपोर्ट मैच कर गई हैं। वहां से लाल किले से मिला हुआ विस्फोटक और फरीदाबाद से मिला हुआ विस्फोटक। हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जावेद हुसैन दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ वर्षा शाही लखनऊ से लाइव जुड़ेंगी। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव जुड़ेंगे और देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ेंगे। दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्षा शाही और आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आशिक आपका ही रुख करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे रिलेटेड जानकारी आप हमारे सामने रखें। जो कनेक्शंस मिले हैं, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अब ये जानते हुए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में दे दी गई है, क्या निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर से आशिक? देखिए राजीव, बिल्कुल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां पहले आरडीएक्स के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरह से मुजम्मिल और आदिल नामी जो डॉक्टर्स है उनको हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से जिस तरह से आरडीएक्स और आर्म्स एम्यूनेशन जो है वो रिकवर हुआ है, उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट जो है अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से उमर का नाम सामने आया है, उमर वही शख्स है जो सीसीटीवी में देखे गए हैं, उसी कार को लेते हुए जिस कार में ये विस्फोट जो है रखा गया था। और कल शाम को जिस तरह से ये घटना अंजाम दी गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तर एजेंसियां जो है इस समय काम कर रही है। और हम इस वक्त भी खड़े पुलवामा में ही है, जहां पर ये लगभग 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका
ताल्लुक पुलवामा से ही है। और हर एक के घर में हम गए जहां पर हमने फैमिली से भी बात की, और फैमिली के कहने के मुताबिक जब हम सबसे पहले उमर के घर गए तो वहां पर उनके घर में जो उनकी फैमिली है उनसे हमने बात की, तो उनके कहने के मुताबिक उमर ने जो है काफी टाइम से उनसे बात नहीं की थी, और जब आखिरी बात की थी तब यही कहा था कि मैं कुछ दिनों के बाद जो है घाटी वापस लौटूंगा। और उसके बाद उन्होंने जब खबर सुनी, कल सीसीटीवी में उनकी फोटो जो है वो कैच हुई और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीर उनकी वायरल हुई, तो उसके बाद ही उनके घर से उनके पिता को भी पुलिस ने जो है डिटेन किया। और जम्मू कश्मीर में तमाम तर एजेंसी जो है इस समय काम कर रही है, इस चाहे हम दिल्ली के ब्लास्ट की बात करें या अगर हम आरडीएक्स के रिकवरी की बात करें, और उसके बाद हम सीधे जो कि मुजम्मिल इसमें एक और सस्पेक्ट है वो भी डॉक्टर रहे हैं और फरीदाबाद में वो भी एक साथ ही रहे हैं, और उनके घर में भी उनके भाई को जो है डिटेन किया गया है इसी ब्लास्ट को लेकर। और एक डॉक्टर है जिनका नाम सज्जाद बताया जा रहा है, जिनकी शादी 2 दिन पहले बताई जा रही थी, और वो जो है उन्हें भी जो है अब एजेंसीज ने लिया है। खासतौर पर अगर हम जिस तरह से अब NISI यानी जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजेंसीज है वो इस समय इस ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक के बाद एक कड़ियां जो है वो खुल रही है। यानी डायरेक्ट संबंध किस तरह से इस ब्लास्ट का पुलवामा के इन डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके लेकर तमाम तर बातों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी पहलू जो है इसमें ना रहे। इसी वजह से जो है इस समय जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हर एक चीज को बारीक बीनी से देखा जा रहा है, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें या जिसके नाम पर यह गाड़ी रखी गई थी उन्हें भी जो है पुलिस इस समय पूछताछ कर रही है। राजीव, वाकई आप बने रहे मेरे साथ आशिक, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके जरिए और सामने आएगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जावेद हुसैन भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, वर्षा मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जावेद, दिल्ली में क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, अब NIA के हाथ में सारी जानकारी दे दी गई है, ये पूरा का पूरा कमांड, क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो अलग अलग रास्ते पर निकलेगी। क्या मिल पा रही है जानकारी फिलहाल कल के ब्लास्ट से मुतालिक, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई? जावेद, चलिए, जावेद से संपर्क मेरा अभी तक नहीं हो पाया है। मैं वर्षा आपका रुख करूंगा। आज NIA की टीम लखनऊ भी पहुंची, लखनऊ पुलिस भी वहां पर थी ATS के साथ। क्या हुआ है वहां पर, क्या पता चला है वहां पर, क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से शाहीन और परवेज के बारे में बताया गया था कि ये दोनों जब फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे तो इनका कनेक्शन राजधानी लखनऊ से। 2 इलाकों में आज ATS, NIA और यूपी पुलिस की एक सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें 2 जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन हुआ। IM रोड पर हुआ जहां पर परवेज का घर बताया जा रहा था, और दूसरी जगह जहां पर मेरी मौजूदगी है ये शाहीन का घर है, जहां पर उनके पिता के साथ साथ पूरा परिवार मौजूद था। अभी लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के साथ साथ उनके परिवार से जाना गया कि आखिर किस तरीके से उनका कनेक्शन रहा, किससे बातचीत होती थी। क्योंकि 3 बच्चे इनके थे, 2 लड़के थे और एक बेटी थी शाहीन। परवेज, जिस तरीके से इन तीनों बच्चों के बारे में जाना गया, कितनी बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि पिता के बारे में बताया जा रहा था कि परवेज के साथ कुछ समय तक रहते भी थे। और जिस तरीके से जो फरीदाबाद में RDX मिला और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का नाम शामिल था। और जिस तरीके से जो गाड़ी बरामद हुई वो कहीं ना कहीं शाहीन और परवेज के नाम से थी, तो इसको लेकर जो पूछताछ थी वो जम्मू से लेकर यहाँ तक हुई, और उसी तरीके से परिवार से पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने लगभग 1 घंटे पूछताछ की, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की कि आखिर वो कैसे इनको जानते थे, क्या चीज़ें, इनकी बिहेवियर कैसा था, आखिर ये परिवार से कैसे मिलते थे, क्या लड़की आया करती थी या उससे मुलाकात। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सामान जितने भी इनके पास मौजूद थे, मतलब जितने भी मोबाइल परिवार के पास मौजूद थे, वो सारे मोबाइल ATS अपने साथ लेकर गई है। और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि IM रोड पर जो पूछताछ, जो सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज लेकर गई है। लेकिन जो शाहीन के घर पर जो चीज़ें, जो पूछताछ लगभग 1 घंटे हुई, उस पर सारे इलेक्ट्रिक गैजेट अपने साथ लेकर गई है। और इस तरीके का सर्च ऑपरेशन कहीं ना कहीं पूरी जो कनेक्टिविटी है
वो बताता है कि आखिर किस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट रहा उसमें ये सब कैसे शामिल थे और क्या जो दिमाग में चल रहा था, क्या जो प्लानिंग थी। और प्लानिंग के साथ साथ क्योंकि जब आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत की तो ये पता चला कि परिवार में किसी से कोई मतलब नहीं रखा, मतलब ये आस पड़ोस का आप इलाका देख रहे हैं और एक अंदर मतलब एकदम कोने में राजीव घर देखिए कि किस तरीके का घर है। अगर यहाँ से कोई निकलता भी है तो शायद आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे घर है। ये कोने में ये कॉर्नर का घर है। ये कॉर्नर के घर से जो पिता है वो रहते थे और पूरा परिवार यहाँ रहता था। उसके साथ साथ ये आस पड़ोस के लोगों से इस तरीके का मतलब नहीं रखते थे। मतलब शाहीन के जो पिता थे वो बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ मौजूद रहते थे, आस पड़ोस के लोग ये बता रहे थे कि इनसे बहुत ज़्यादा कोई मतलब लोग नहीं रखते थे, ये बहुत लोगों से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन बेटी डॉक्टर थी, एक बेटा जो परवेज था वो भी डॉक्टर था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। लेकिन इतनी बड़े ब्लास्ट में, इतनी बड़ी जो फरीदाबाद में RDX मिला उसमें इन दोनों का नाम था, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अब पूरी तरीके से ATS सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ पूछताछ हर तरीके से कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके साथ साथ और क्या प्री प्लानिंग चल रही थी। परिवार की मौजूदगी अगर यहाँ थी तो इस प्लानिंग में और क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि किस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया और दिल्ली के ब्लास्ट के साथ साथ जो फरीदाबाद का कनेक्शन निकला उसमें ये नाम सामने आए थे। वाकई ये जो आपने दिखाया अभी वर्षा, ये वाकई बहुत आप अपना ख्याल रखिए, पानी पी लीजिए वर्षा। मैं आपके पास आता हूँ कुछ देर में, लेकिन ये जानकारी बहुत अच्छी है जो आपने अंदर तक जाकर दिखाया। हम और भी जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद हुसैन हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, क्राइम को और इस तरह के मामलों को बहुत नज़दीकी से देखते हैं। जावेद, अब सब कुछ NIA के हाथ में आ गया है, अभी क्राइम सीन पर क्या कुछ हो रहा है? ऐसी भी जानकारी आई जो अभी हमने सामने रखी कि जो एक्सप्लोजिव यहाँ से मिला है क्राइम सीन से, वही एक्सप्लोजिव वो जो फरीदाबाद में जो जब्त किया गया है, दोनों आपस में मैच कर गए हैं। और सब इस बारे में डिटेल बताएं जावेद। देखिए, दोनों के सैंपल को मैच किया गया था। कल ही जो है जानकारी मिल रही कि जो कल से फॉरेंसिक टीम की तरफ से राजीव देखिए जो सैंपल कलेक्ट किया गया था मौके पर से NSG की जो फॉरेंसिक टीम थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टेरर यूनिट जो कि टेरर मॉड्यूल पे और टेररिज्म पे जो काम करती है, इस इनपुट पे उनकी भी फॉरेंसिक टीम थी। दिल्ली पुलिस की अपनी लोकल क्राइम टीम थी, इसके साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फॉरेंसिक टीम थी, साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल टीम थी। तो ऐसे में जो है उस सैंपल को मैच कराने की कोशिश की गई थी कि क्या वो दोनों जो सैंपल है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है लाल किले ब्लास्ट का, उसका कहीं ना कहीं जो बेस है, जो लास्ट रिवर्स बेस जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है राजीव, जब भी इस तरह की कोई भी ब्लास्ट या टेररिज्म को लेकर कोई भी ऐसा मामला आता है या कोई बड़ी हीनियस क्राइम होता है, तो अगर टेक्निकल सर्विलांस से अगर उस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा रिवर्स तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी कि जो जहां पर गाड़ी पार्क हुआ, उसके बाद पहले ब्लास्ट, फिर पार्क के बाद गाड़ी का जो रूट जहां से स्टार्ट हुआ उसमें रिवर्स साइड से जो है वो हमेशा से होता है। और इसी तरीके से कल भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों ने भी यही किया। लेकिन देखिए राजीव, जिस तरीके से अभी जो इंडिया न्यूज़ के पास जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA ने जो ये एक जो पासपोर्ट का ये जो आई कार्ड है जो डॉक्टर उमर का, देखिएगा इसमें अल-फलाह लिखा हुआ है। कल भी इंडिया न्यूज़ को ये स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर उमर 2-3 दिन तक, यानी कि जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, यानी कि आज मंगलवार का दिन है और शनिवार तक वो वहीं इंस्टीट्यूट में दिखा था, यानी कि शुक्रवार तक वो इंस्टीट्यूट में था, उसने क्लास भी ली थी, असिस्टेंट प्रोफेसर है उमर। उसके बाद अचानक से जो उमर है वो गायब हो गया। उसके पासपोर्ट की भी डिटेल सामने आई है और सुरक्षा कारणों से उसके जो नंबर है, हम लास्ट के नंबर्स को नहीं दिखाएंगे, और ये नंबर है जिस नंबर को वो इस्तेमाल कर रहा था उमर, और उस नंबर को लेकर जो है NIA अब उस नंबर के तमाम कॉल चैट, यानी कि पिछले 6 महीने तक उस नंबर पे कितने कॉल्स किए गए, आउटगोइंग हुए कितने, इनकमिंग कितने हुए, उसमें कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कौन से फोटोज, कौन से वीडियो, किस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब को दोबारा से रिसीव करने की कोशिश
की जा रही है और इसी नंबर का जो खुलासा एनआईए के टॉप सूत्रों के हवाले से ये नंबर सामने आया है जिसको डॉक्टर उमर इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर उमर मुजम्मिल का बेहद करीबी था और डॉक्टर मुजम्मिल की बेहद करीबी थी डॉक्टर शाहिद शाहीन, जैसा कि मेरी सहयोगी वर्षा लखनऊ से बता रही है। और ब्रेजा कार को खरीदा गया था कुछ महीनों पहले और वहां अल फलाह के ही जब हमने खुद बात की, इंडिया न्यूज़ के बिहाफ पे हमने बात की तो पता चला ब्रेजा कार को कुछ महीनों पहले खरीदा गया जिसको डॉक्टर मुजम्मिल बाकायदा इस्तेमाल करता था, यानी कि डॉक्टर शाहिदा शाहीन जो थी उसने इस गाड़ी को डॉक्टर मुजम्मिल को दे रखा था। अब दूसरी बात राजीव, जो सैंपल है वो सैंपल जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट कल 360 किलो जो डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 मीटर के आगे दूरी पर एक मकान उसने ले रखा था इस सामान को लेकर, इन तमाम चीज़ों को ठिकाने लगाने के लिए और वहाँ पर एक बेस बनाने के लिए। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 7 जी नहीं, अब बोलें। जो 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर जो राजीव आप वहां पर उन्होंने एक बाकायदा एक रूम था जहां से हमने लाइव दिखाया था कि उस कमरे के अंदर 23,2563 यानी कि 2,563 किलो जो है वो विस्फोटक रखा गया था। वो विस्फोटक था जो कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल के लिए इसको इस्तेमाल होना था। और जिस गाड़ी को बाकायदा I-20 जो इस ब्लास्ट में लाल किला के गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी में भी एक्सप्लोजिव मिला था जो ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। अब ये टाइमर के साथ हुआ है या इसको रिमोट के जरिए इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। और अब एनआईए जो देश की सेंट्रल एजेंसी जिसने कई बड़े टेरर मॉड्यूल से लेकर कई बड़े गैंगस्टर्स और कई बड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन को लेकर बड़े ऑपरेशंस किए हैं, कई बड़े गैंगस्टर्स को, कई बड़े आतंकियों को विदेशों से लेकर भारत ठीक है, लाए हैं। मैं रुक करता हूं आपका। मेजर जनरल एसके सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल एसके सिंह, स्वागत करता हूं आपका। और इस बात को मैं जानता हूं कि एम्यूनिशन के मामले में जो आपकी एक्सपर्टीज है वो अधिकतर लोगों की नहीं होगी। कल जिस एम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, कल जो ब्लास्ट हुआ है और जो बरामदगी फरीदाबाद से हुई है, जिनमें क्राइम सीन से मिले हुए एविडेंसेस और फरीदाबाद में करीब 3 टन का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला वो मैच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ये मिसहैंडलिंग के चलते हुआ ये इवेंट है पूरा का पूरा, ये टेररिस्ट इवेंट या एक्टिविटी, या फिर ये आपको लग रहा है कि इसी तरीके से प्लान किया गया था दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए? देखिए राजीव जी, इस टाइप की जब भी घटना होती है तो ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती है। अगर धमाका नॉर्मल कैजुअली वैसे ही करना है तो फिर कहीं भी हो सकता है। देखिए, समय का इंतजार किया गया, डेट की बात अलग है, लेकिन शाम के वक्त जब भीड़ भाड़, ये 3 घंटे तक ये गाड़ी वहां पे खड़ी रही, शाम का इंतजार किया गया जब थोड़ी और भीड़ बढ़ेगी उस वक्त धमाका करेंगे जिससे से ज्यादा कैजुअलिटीज हों। तो ये एक तरीके का प्री प्लान्ड, और इसकी प्लानिंग कोई एक आध दिन में नहीं हुई। जैसे कि पुलवामा में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, जो उसकी भी बहुत 1-2 महीने से प्लानिंग के बाद ये चीज हुई। वही चीज यहाँ पर है। जिस तरीके से RDX का उस घर में जमा होना, और आप खुद सोचिए 3 टन RDX और साथ में 600 kg के आसपास जो है लीटर आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे लाया जा रहा है। इकट्ठा एक पैकेज में तो नहीं आया होगा। और ये कहाँ से आया? तो ये अपनी अंदरूनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न करती है। और ये घटनाएं, हम लोग ये सारी कहानी तो ठीक है कि चलिए इसके ये किया, उसका ये कनेक्शन, और ये सारी चीजें घटना होने के बाद शुरू होती हैं। उससे पहले क्या पुलिस वाले और इन सब लोगों को क्या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं होती है? इंटरसेप्ट्स लगे हुए हैं, इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। एक इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर हैं उमर, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या इन लोगों का कोई वेरिफिकेशन या इनकी कोई तहकीकात नहीं होती है? आप बात एकदम सही कह रहे हैं सर कि दो जगह किराए की जगह ली हुई थी। पुलिस, जो लोकल पुलिस, और साथ साथ जनता,
बगल वाले घरों में और एसके भी सिंह लोग साहब, रहते हैं। मेजर जनरल सर, दो जगह किराए की जगह थी। एक जगह 350 किलो के करीब करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला और दूसरी जगह से करीब 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। ट्रक मंगवाना पड़ा इस सबको यहां से शिफ्ट करने के लिए। ये सारी क्वांटिटी, क्योंकि आपने एम्यूनिशन को नजदीक से देखा समझा जाना है, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। क्या ये सारा एक जगह अगर टेररिस्ट इस्तेमाल करते तो कितना बड़ा एरिया इससे बुरी तरीके से डैमेज हो सकता था? आपका अंदाजा क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मेरा अनुभव ये बोलता है कि जिस प्रकार का जो ये धमाका हुआ है, ये तकरीबन इसमें 100 से 150 किलो तक का आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है तकरीबन, ठीक है। और जितना आरडीएक्स जो मिला है और अमोनियम नाइट्रेट भी जो मिला है, उससे आप अंदाजा लगाइए। इसका मतलब ये पता चलता है कि इनकी जो मंशा थी वो और भी जगह पर धमाके करने की थी। बस ये है कि चीजें जो है वो रिकवर हो गई तो ये लोग शायद बच गए। अदरवाइज हो सकता कि सीरियल ब्लास्ट भी हो सकते, तो हो सकता है और आने वाले दिनों में और भी ब्लास्ट हो सकते। तो एक तो ये जितना पकड़ा गया है आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, ये बहुत, अगर ये इकट्ठा इस्तेमाल होता तो फिर तो आप सोच लीजिए बहुत ही बड़ा डैमेज, इसमें कोई नहीं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती। और तो इसमें तकरीबन 100 से 150, जो मेरी उम्मीद है, अनुमान है, वो तकरीबन इतना ही इस्तेमाल हुआ है। और जिससे कि 150 तक इसके जो स्प्लिंटर्स जो गए हैं, जो कार के दरवाजा तक जो है उड़ के 150 मीटर तक गया है, तो ये भी क्वांटिटी काफी होती है। 100 किलोग्राम आरडीएक्स का बस्ट होना कोई मजाक की बात नहीं है। ये 200 मीटर के इलाके में फैलना और जितना डैमेज होना, मेरा अनुमान तकरीबन ये है। इससे मुझे ये पता चलता है कि और भी जगह पे इन लोगों की प्लानिंग थी। और भी जगह इनकी प्लानिंग थी, ऐसा आप यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन मेरी कल कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई, मेजर जनरल एसके सिंह सर, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। उनका अपना अनुभव इस पे ये था, उनका ये मानना था कि अगर ये सुसाइडल अटैक था तो शायद इसको एक टेररिस्ट अंजाम दे सकता था गाड़ी में इस एम्यूनिशन को रख के। जो वहाँ पर पीछे चल रहा ऑटो वाला था जिसका ऑटो डैमेज हुआ, उसने अपनी तरफ से नफरी बताई, संख्या बताई कि गाड़ी में 4 के करीब लोग हो सकते थे। क्या इन चारों का उस गाड़ी में होना, चलिए 4 तो नहीं, मैं मान सकता हूं कि 2 से ज्यादा ही होंगे उस गाड़ी में, क्या ये ऐसी पहले कभी आपने देखा सुना जाना कि कोई सुसाइडल अटेम्प्ट इस तरीके का किया गया हो जब एक गाड़ी में इतने लोग हों, 2 या 3 लोग भी उस गाड़ी में हों, और वो भी रेड लाइट पर जाते ही ब्लास्ट होना? क्या ये मिस हैंडलिंग का केस इश्यू तो नहीं था कि ये कहीं और ले जा रहे थे प्लांट करने के लिए और ये वक्त से पहले ब्लास्ट हो गया? नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हो सकता है उसमें टाइमर लगा हो, जहां पे इन्होंने पहुंचना था तो उससे पहले ही उसमें जो भी टाइम उसमें फिट किया था इवनिंग का, तो उस समय जो है वो ब्लास्ट हो गया। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है इनके पीछे कोई और भी हो, जो कि रिमोट के द्वारा जिन्होंने ये ब्लास्ट किया हो। उन्हें लग रहा होगा कि शायद ये मौका अब न मिल पाए तो उन्होंने ब्लास्ट किया, क्योंकि कम से कम 2 या 3 लोग तो उसके अंदर थे। और अगर सुसाइडल करना है इस तरीके से कार को ले जाके, तो उसमें जनरली देखा ये गया है कि कोई आदमी जो है उसमें फिर कोई बैठा नहीं होता है। लोडेड आरडीएक्स की गाड़ी भिड़ा दी जाती है, एक जो भी नेसेसरी टारगेट है, गेट हो या जो भी चीज हो जिससे वो ब्लास्ट हो सके। अब चूंकि आदमी अंदर बैठे हुए हैं और वो उम्मीद की जा रही है कि वो उन्हीं के ही आदमी हैं और जो कि मर गए हैं, तो कहीं ना कहीं या तो रिमोट से जो है उसको जो है उड़ाया गया है। अब रिमोट में इतना दूर रेंज नहीं होती है कोई भी रिमोट की, ज्यादा से ज्यादा 300, 400, 500 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए, बहुत सारी चीजें एसके सिंह सर बता रहे हैं। हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनके पास हम एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन उससे पहले कल रात से लेकर और पूरी रात क्या चला, जहां पर यह घटना हुई दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास, एक खास रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली में
उमर की क्या लगती है? क्या लगती मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी है। मुझे बताइए कब से डॉक्टर उमर जो है दिल्ली में थे और यहाँ से कब वो निकले? वो 1.5 साल से वहाँ थे। पिछले 2 महीने पहले वो यहाँ से निकले। अच्छा, हम्म। तो वो मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थे कि यहाँ पे कौन कौन रहता है? नहीं, फैमिली तो यही थी। हम फैमिली हम ही है उसकी। हम यही थे। वो वहाँ अकेला था। उनकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, पहले वो कहाँ पे काम करते थे? कश्मीर में कहाँ काम? GMC अनंतनाग। तो वहाँ से कब निकले वो? जाहिर सी बात है, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मकान बनाना है या कुछ भी। मैं वो तो पैसे कमाने गया था, बस इतना कह सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए गया था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सूत्रों की माने तो धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। सोमवार सुबह अच्छा, लेफ्ट राइट वाला इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा, तो आपकी बात इनसे होती थी? जी, एवरीडे होती थी। अच्छा, हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी का यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। 2900 किलो विस्फोटक के मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है और यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में फरीदाबाद पुलिस तैनात है। जांच में सामने आया कि धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी यहीं पढ़ाता था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में और फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा में कल मिली विस्फोटक सामग्री के बाद में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फतेहपुर तगा, गांव धौज और अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम थानों की फोर्स को बुला लिया गया है और अब वहां एक एक घर को खंगाल कर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। हम फिलहाल फतेहपुर तगा गाँव में और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स यहाँ बुलाई गई है उनकी जिम्मेदारी उन्हें ड्यूटी पर सौंपी जा रही है कि कौन सी गली में और किस घर में खंगालने का काम करेंगे। सर्च ऑपरेशन चूंकि बड़े स्तर पर पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है। गांव धौज में भी इसी तरह से फोर्स को इकट्ठा किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब फतेहपुर तगा में भी ये सर्च ऑपरेशन की शुरुआत। फरीदाबाद से बरामद संदिग्ध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की भी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिद का संबंध लखनऊ से है। शाहीन के दादा दादी कभी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहा करते थे। पुलिस लखनऊ में भी लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर छानबीन में जुटी है। फरीदाबाद से सुबह भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी और शाम को दिल्ली में बड़ा धमाका। विस्फोटक मामले में लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन
जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली धमाके के पीछे भी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हाथ है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर ने महिला आतंकवादियों का ग्रुप बनाया था और महिलाओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रही थी। फरीदाबाद से विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही काम करती थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की कमांडर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर उमर की कार का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में बदरपुर टोल प्लाजा पार करते हुए दिखाई पड़ा डॉक्टर उमर। उमर के चेहरे पर काला मास्क लगा हुआ है। बदरपुर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ उमर। ये सराय ख्वाजा के पास टोल है जहां से उमर ने क्रॉस किया, क्योंकि यहां से दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे शुरू होता है और यहीं से क्रॉस करके वो आगे जा रहा है। जाहिर सी बात है ये प्राइवेट गाड़ी है, तो प्राइवेट गाड़ी वैसे भी तभी टोल पे करके निकलती हैं जब ये प्राइवेट गाड़ियां सराय की तरफ से फरीदाबाद से इंटर करते हुए डीएफ स्काईवे का इस्तेमाल करती है, वरना दूसरा जो रास्ता है उस पर टोल नहीं पड़ता है। तो अगर टोल से वो गुजरा तो उसने ऊपर फ्लाईओवर लिया और ये गाड़ी सीधे आगे जाकर दिल्ली के आली गांव के पास नीचे इस फ्लाईवे से उतर गई होगी। यानी बीच का करीब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता इस डॉक्टर उमर ने तेजी के साथ पार कर लिया होगा। इसीलिए वो टोल देने के लिए यहां रुका जहां पे उसकी गाड़ी सीसीटीवी में कैद हो गई। क्या इन तस्वीरों में और भी लोग उसके साथ इस गाड़ी में दिख रहे हैं? ये थोड़ा सा जूम इन के बाद ही ज़्यादा साफ हो पाएगा, लेकिन ज़रूर वो जाते दिखाई पड़ रहा है। एक और कैमरा होता है जो ड्राइवर साइड में अक्सर टोल की तरफ लगा होता है। इससे और क्लियर तस्वीर मिलती है कि जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है। तो इतना तो तय है कि डॉक्टर उमर ने रास्ता वो पकड़ा कि वो फरीदाबाद का मथुरा रोड वाला हिस्सा लेते हुए आगे आया। उसके बाद उसने स्लिप रोड लेने की जगह उसने डीएफ स्काईवे को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसी स्थिति में प्राइवेट गाड़ी को टोल देना पड़ता है डीएफ स्काईवे का इस्तेमाल करने के लिए। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो उसको कहीं पे भी टोल के लिए नहीं रुकना पड़ता, वो सीधा निकलता हुआ चला जाता। तो ये बड़ा स्पष्ट साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है। मेजर जनरल एसके सिंह मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसके सिंह, ये जो एम्यूनिशन है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट करीब 3 टन के करीब है, अमोनियम नाइट्रेट की हैंडलिंग कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है? और अगर ये शख्स एक बड़ा 100-125 किलो का एक बड़ा आईडी बनाकर कैरी करके ले जा रहा था, तो क्या ये इस अकेले का काम होगा या उस डिवाइस को तैयार करने में कई लोगों की मदद की जरूरत पड़ी होगी? देखिए, कोई भी डिवाइस को अगर आपने एक्सप्लोड करना है तो उसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और साथ में देखिए डेटोनेटर भी होता है। जब तक आप डेटोनेटर नहीं लगाएंगे वो ब्लास्ट नहीं होगा। डेटोनेटर का मतलब एक तरीके की चिंगारी टाइप का जैसे होता है, तो उस रूप में वो काम करता है। तो जब तक वो चीज नहीं, कहने का मतलब ये है कि इसकी तैयारी पूरी जब तक नहीं होगी तब तक ये ब्लास्ट, सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट अपने आप जो है ब्लास्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ आरडीएक्स अपने आप जो है ब्लास्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इसको बनाया जाता है और जिस प्रकार का आपको धमाका चाहिए, जो आपको इफेक्ट चाहिए, जितना डिस्ट्रक्शन चाहिए, उसी हिसाब से इसकी मात्रा को, इसकी क्वांटिटी को इकट्ठा किया जाता है। और मेजर जनरल एसके सिंह, इज इट पॉसिबल फॉर वन मैन, वन पर्सन कि वो ही बना ले? एक आदमी के लिए क्या संभव है? नहीं, बना तो सकता है। अगर उस पर ये सारी चीजें हैं तो क्यों नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन इतना बड़ा क्वांटिटी में चीजों को बनाना ये एक से नहीं हो सकता। इसमें कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये अकेला नहीं कर सकता। इतनी बड़ी क्वांटिटी, छोटा मोटा यस ही कैन ऑलवेज डू, बट देन इतनी बड़ा
क्वांटिटी को हैंडल करना, क्योंकि कहीं चांसेस हैं कि एक्सीडेंटली भी चीज हो सकता है, सेफ्टी को भी उसने ध्यान रखना है। तो 3 से 4, 4 से 5 लोग इसमें मिलकर ही इस टाइप का डिवाइस बनाते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब मैं इस बात को कह सकता हूं आपके अनुभव को दर्शकों तक रखते हुए कि अभी एक का तो पता चल गया है, फरीदाबाद में और भी 3-4 ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरी टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में वेल अवेयर थे, उनको पता था। और दूसरी बात, इस कार का जिसका इस्तेमाल हुआ है, लास्ट में ये कार पुलवामा का एक शख्स था जिसके पास थी, यानी ये दिल्ली से बाहर गई और पुलवामा से फिर दिल्ली या फरीदाबाद में आई, और इस बार इंटेंशन के साथ आई थी कि इसके साथ ये किया जाना है। क्या आपको ये लगता है, क्योंकि आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी समझा होगा, आपने J&K की टेरेन को भी जाना होगा, क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट डायरेक्शंस और विदाउट हेल्प ऑफ दीज टेरर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा, उनके इसमें गाइडेंस और डायरेक्शन के बिना ये सब करना मुमकिन हो पाता, इतनी अलग अलग चीजों को एक जगह लाना और फिर तैयार करना? नहीं, देखिए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होना बहुत जरूरी है। विदाउट वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे इसमें सारे जो है जैश-ए-मोहम्मद की तरफ सारी उंगलियां उठ रही हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही जो है सारी चीजें प्रोवाइड करती है। देखिए, आप और हम अगर चाहें कि कहीं से आरडीएक्स लें, आप ला के दिखा दीजिए, आरडीएक्स नहीं ला पाएंगे। सही बोल रहे ये हैं। अंडरवर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रातों में काम करते हैं या अंडर द कारपेट जो काम होते हैं, ये सब मेजर जनरल आरडीएक्स क्या डेटोनेटर तक नहीं हम लोग ला सकते, वो तो वही तो हम बहुत दूर की बातें हैं। हाँ, तो इवन क्या आप मोलोटोव कॉकटेल अगर आप बनाना चाहें जो कि पेट्रोल से बन जाता है, तो वो आप खाली एक टिन में आप दीजिए, कोई भी पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा आपको। तो ये कहने मतलब ये कि ये आम नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और बिना उनके, और सिर्फ देखिए, एक सारी चीजें एक ही जगह से नहीं आती हैं, एक ही आदमी नहीं लाया होगा, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्तों से ये सारी चीजें आती हैं और फिर फाइनली एक जगह इकट्ठी होती हैं जहां पे इनको जोड़ा जाता है, इनका बॉम्ब बनाया जाता है और उसके बाद वहां से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इतनी बड़ी लेवल पे हरकतें होना, यही मैं बोल रहा था शुरू में कि जब तक इसका इंटरनल सिक्योरिटी हम लोगों की टाइट होनी बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा इंसिडेंट बेस्ड रिएक्शन करते हैं, राइट। और अगर इसकी सोचिए, जम्मू कश्मीर से ये गाड़ी आ रही है तो किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, रास्ते में जितने प्लाजा पड़ते हैं, जितने भी बॉर्डर उसने क्रॉस किए हैं कई, वहां पर कोई वो नहीं है। जब आतंकवाद चरण सीमा पर था जम्मू कश्मीर में, एक एक गाड़ी जो है पूरी चेक की जाती। तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी जरूर है और इसकी किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है। मास्क पहना हुआ बंदा बैठा है, आप कोई भी नॉर्मल इंसान के उसमें जाएगा, इसने मास्क क्यों डाला हुआ है, तुरंत जो है पुलिस को खबर करेगा। और सिर्फ मास्क इसने यहीं पर ही नहीं डाला होगा, रास्ते भर में हो सकता है, जगह जगह जहां उसको लगेगा कि कहीं मैं पहचाना ना जाऊं, तो हर जगह इसने मास्क लगा के कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेहरा ना आ जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, 3 टन मतलब मैं करीब 2930 या 2935 किलो के करीब ये सारा एमुनेशन है। दो तीन चीजें, क्योंकि आपने इतना हायर लेवल पर सर्व किया है कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें पता होंगी। मेरे सवाल जो मेरे दिल में आ रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, ये इतना बड़ा अमाउंट, और वो भी अमोनियम नाइट्रेट का, क्या ऐसे ही कैरी हो सकता है कि ट्रक में डाला और लेके चले आए? क्या उसके कोई एसओपीज होते हैं? और अगर ये एसओपीज फॉलो करना मुश्किल है तो कितनी क्वांटिटी कम से कम ऐसे ये लोग ला सकते थे? अगर थोड़ी थी तो कितनी बार लाए होंगे? ये कई सारी चीजें सर। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, 2900 किलो का ये लाना, ये इकट्ठा एक साथ कैरी नहीं हो सकता। देखिए, वो भी जो है रिस्की काम, इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे एक ही गाड़ी में लाना, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम 100 किलो 200 किलो इस टाइप से जो है इन लोगों का इकट्ठा हुआ होगा, धीरे 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 धीरे। तो इसमें जो है टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, इसमें 1 से 1.5 महीने का कम से कम टाइम पीरियड इन्वॉल्व है इस तरीके के धमाके को अंजाम देना।
तो ये ऑन द स्पॉट या एक दिन में कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, एक गाड़ी पूरी सारी लोडेड वहां से चली, एक जगह जो है डेटोनेटर कहीं और से आए और जो असेंबल हो गया। इट टेक्स टाइम, इसको बनाने में, इकट्ठा करने में समय लगता है। और जिस तरीके से क्वांटिटी पकड़ी गई उससे ये लगता है कि ये जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। ये राइट, ये आइटम पकड़ा गया है, तो इस वजह से आगे की मैं तो कहूंगा धमाके बचा लिए गए एक तरीके। मुझे आपसे भी मैं आगे की सोच रहा हूं, हम जर्नलिस्ट अक्सर सवाल सामने रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही 3 टन करके और कहां कहां स्टोर रखा है जो अभी हमारी नजर में नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन यह बात सही है कि ये अगर हर जगह इस्तेमाल या आतंकवादी करते तो शायद नफरी बहुत बड़ी होती। सीरियल ब्लास्ट का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जा सकता था जो शायद अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम केओस में डाल देता। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस इंफॉर्मेशन, इस एनालिसिस के साथ। बढ़ते हैं आगे स्पीड न्यूज की तरफ। दिल्ली में